प्यारे बच्चों, आज हम ग्राफ का क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो, पिछले लेक्चर में हमने 3 टाइप के ग्राफ्स देखे, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, हमने देखा कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, एरिया कुछ भी नहीं देता। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमको देता है एक्सेलरेशन, एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमें कुछ भी नहीं देता, लेकिन एरिया देता है वेलोसिटी। ये कुछ बेसिक बातें हमने देखी थी। ठीक है, अब मान लो मैंने एक पोजीशन टाइम ग्राफ लिया, ठीक है, और मुझे स्लोप निकालना है किसी 2 पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स थोड़े दूर दूर में ले लेता हूँ मैं। तो मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे स्लोप निकालना है इस पोजीशन टाइम ग्राफ का। तो वो स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जॉइन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमको y कोऑर्डिनेट मिलेगा, यहाँ पे हमको x कोऑर्डिनेट मिलेगा, यहाँ इसका y मिलेगा, यहाँ इसका x मिलेगा। ठीक है, यानी कि डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं अगर इस तरह से ड्रॉ करूँ और इस एंगल को मैं थीटा बोलूँ, तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट डेल्टा x एंड दिस विल रिप्रेजेंट डेल्टा t। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही हो। तो अगर यहाँ मैं स्लोप लिखूँगा तो इस ग्राफ का स्लोप मेरा क्या होगा, इस ग्राफ का मेरा स्लोप होगा tan थीटा, जो कि हो जाएगा मेरा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये मुझे क्या मिल रहा है, एवरेज वेलोसिटी, या आप बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। चलो मैं इसको एवरेज स्पीड बोल देता हूँ फ़िलहाल। तो ये हमारा क्या मिल गया, हमें एवरेज स्पीड मिल गया। यानी पता ये चला कि ये 2 पॉइंट्स अगर दूर दूर में है, ये 2 पॉइंट्स हैं दूर दूर में, मतलब एक बड़ा टाइम इंटरवल है, मतलब ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, और ये टाइम इंटरवल एक बड़ा टाइम इंटरवल है। डेल्टा t मतलब एक बड़ा टाइम इंटरवल यहाँ पे आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो इस बड़े टाइम इंटरवल में जो इसकी पोजीशन में चेंज आया, कहाँ से कहाँ, x1 से x2। तो भाई जब टाइम t1 से t2 गया तो पोजीशन x1 से x2 गया, है ना। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये जो स्लोप ने हमको क्या दिया, एवरेज स्पीड दिया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमको चाहिए होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, 2 बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल का डिफरेंस लेना पड़ता है। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मुझे एग्जैक्टली t = 4 सेकंड पे पता लगाना है कि स्पीड क्या है। ठीक है, अभी पिछले केस में हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे टाइम इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड निकाला। ठीक है, लेकिन अब हमें किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड चाहिए, मान लो t = 4 सेकंड पे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हम यहाँ पे ऐसा बनाएंगे, ये t = 4 सेकंड लिया हमने, t = 4 सेकंड पे कुछ तो पोजीशन होगी। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, 4 के बाद हम मान लो हमने ले लिया 4.002 ले लिया मान लो डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये देखो, ये छोटा सा एक हमने ये जो लिया है, ये स्मॉल चेंज इन टाइम क्या है, dt है, जो कि यहाँ पर क्या है, dt इज़ नथिंग बट 0.002। ठीक है, और इस बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आया होगा। ठीक है, तो इसकी भी मैं कुछ वैल्यू आपको बता देता हूँ। तो मान लो ये सपोज 7.001 से लेकर के 7.009 तक चला गया होगा, है ना। तो ये हमारा छोटा सा चेंज इन पोजीशन आया, छोटा सा चेंज इन पोजीशन को मैं क्या बोल रहा हूँ, dx बोल रहा हूँ। और dx की वैल्यू यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये चेंज कितने से आया, ये चेंज आया 0.008 का चेंज आया। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मान लो ये मीटर में है, यहाँ जो x है सपोज़ ये x मीटर में है, और सपोज़ ये टाइम किस में है, सेकंड में। तो यहाँ टाइम का यूनिट सेकंड में दे दो और यहाँ dx का यूनिट किस में दे दो, मीटर में दे दो। अब डियर स्टूडेंट्स ये
जो 2 पॉइंट्स यहाँ दूर दूर थे वही 2 पॉइंट्स यहाँ बहुत पास पास आ गए हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस छोटे से ट्रायंगल का यहाँ पे मैं अगर tan थीटा निकाल के स्लोप निकालूँ, वो छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा वहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो उस छोटे से ट्रायंगल का tan थीटा निकाल के अगर मैं स्लोप निकालूँ तो मुझे स्लोप क्या मिलेगा। देखो ये जो चीज़ है ये तो dx है और ये जो विड्थ है ये क्या है, ये तो dt है। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा tan थीटा जो कि हो जाएगा dx अपॉन dt, यानी ये मुझे क्या दे रहा है, v दे रहा है। v यानी व्हाट, हाँ जी, v यानी क्या, v यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ हमको मिला इंस्टेंटेनियस स्पीड और यहाँ क्या मिल रहा था, ये था हमारा एवरेज स्पीड। ये हमारा क्या था डियर स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यूज़ भी मैं जैसे दिखा सकता हूँ आपको कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस केस में हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना था एट t इक्वल टू 4 सेकेंड मान लो। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ रही है यहाँ पे, वो आ रही है dx अपॉन dt। तो dx हमारा क्या है, dx है हमारा 0.008 और dt हमारा क्या है 0.002, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, यानी यानी t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमारी स्पीड कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो जब मैं बोलता हूँ डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, जब मैं बोलता हूँ कि मुझे चाहिए dx बाई dt, मुझे क्या चाहिए, मैं जब बोलता हूँ कि मुझे चाहिए dx बाई dt, कहाँ पर चाहिए dx बाई dt, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या चाहता हूँ, इसका मतलब मैं चाहता हूँ स्लोप, मैं चाहता हूँ स्लोप, किस ग्राफ का स्लोप, xt ग्राफ का स्लोप ऑफ xt ग्राफ एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, है ना। तो जब मैं बोलता हूँ कि मुझे ये चाहिए तो एक्चुअली मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए स्लोप ऑफ xt ग्राफ एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। और हमको पता है कि ये जो स्लोप है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको टेंजेंट से भी मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे मैं इस तरह से ऐसा टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये रहा हमारा टेंजेंट, ठीक है। और इसी लाइन को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पीछे की तरफ। तो यहाँ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा थीटा एंगल, और ये थीटा एंगल और ये वाला थीटा एंगल सेम होगा, समझ रहे हैं बात को। ये थीटा और यहाँ पर जो थीटा बन रहा है ना, ये जो थीटा बन रहा है वो सेम होंगे, ठीक है। और देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग टाइम पर स्लोप अलग अलग होगा, यानी t इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये हमारा लाइन आई और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये हमको स्लोप मिला, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कुछ देर बाद या कुछ देर पहले स्लोप बदल जाएगा, कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। कि सपोज़ अगर मुझे t इक्वल टू 3 सेकेंड पे स्लोप चाहिए, मुझे यहाँ पर स्लोप चाहिए t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और देखो इसके थीटा की वैल्यू अलग है तो स्लोप अलग है, समझ में आ रही है बात डियर स्टूडेंट्स। उसी तरह से अगर मान लो मुझे कुछ देर बाद अगर निकालना है, मान लो मुझे इस वाले टाइम पर स्लोप चाहिए, तो इसका स्लोप क्या होगा, ओहो ये वाला टेंजेंट होगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ थीटा की वैल्यू बदल गई तो फिर से स्लोप बदल गया, तो अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग, यानी अलग अलग टाइम पे स्लोप अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब है अलग अलग टाइम पे स्पीड अलग अलग है उसकी, ठीक है। इस तरह की बात है ना। लेकिन अगर स्लोप कांस्टेंट है, मतलब अगर स्लोप इस तरह का हुआ डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हुआ, तो यहाँ पर क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, तो तुम कोई 2 पॉइंट दूर दूर चूज़ करो या पास पास चूज़ करो, अल्टीमेटली सबका स्लोप सेम ही आने वाला है। यानी इस पूरे केस में जो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड है दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम नहीं होंगे, जैसे कि हमने देखा कि एवरेज स्पीड इधर निकाला और इंस्टेंटेनियस स्पीड इधर हमने निकाला, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो वो तो सेम नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है थ्रू आउट, तब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो पता ये चला, देखो ये दोनों ग्राफ्स जो हैं आपको जो ऊपर दिख रहे हैं, ये दोनों ग्राफ्स पोजीशन टाइम ग्राफ हैं, और दोनों के स्लोप से हमको स्पीड ही मिल रहा है। भाई इसके भी स्लोप से हमको स्पीड ही मिला और
इसके भी स्लोप से हमको स्पीड ही मिला, है ना, दोनों के स्लोप से स्पीड मिल रहा है, लेकिन एक का स्लोप हमको एवरेज स्पीड दे रहा है ना, तो दूसरे का स्लोप हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्पीड ही मिल रही है दोनों से, लेकिन डिपेंड करता है कि हम स्लोप कितने टाइम इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं। अगर बड़े टाइम इंटरवल के लिए स्लोप निकाल रहे हैं तो हमको उसका स्लोप से एवरेज स्पीड मिलेगी, और अगर छोटे टाइम इंटरवल के लिए स्लोप निकाल रहे हैं तो फिर हमको उसके स्लोप से इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बेसिक बात आपको समझ में आएगी स्टूडेंट्स। ये बहुत ही क्रिटिकल बात थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जब मैंने लिखा कि भाई पोजीशन टाइम ग्राफ जो है इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, इस तरह से मैंने लिखा था, तो इसका मतलब है कि ये जो वेलोसिटी है ये एवरेज भी हो सकती है और ये इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है। सिमिलरली जब मैंने वीटी के स्लोप के बारे में जिक्र किया कि इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, तो अगेन इसका स्लोप भी हमें एवरेज एक्सेलरेशन भी दे सकता है अगर टाइम इंटरवल बड़ा है तो, और अगर टाइम इंटरवल छोटा है तो इसका स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी दे सकता है। और खैर इसका स्लोप तो हमें कुछ देता ही नहीं है, तो टेंशन की बात ही नहीं है ना। तो याद करें डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफ़ाइन किया था, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हमने किस तरह से डिफ़ाइन किया था वो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफ़ाइन किया था तो पहले तो हमने एवरेज स्पीड लिखा था, और एवरेज स्पीड को क्या लिखा था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या लिखा था, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, है ना, ये एवरेज स्पीड है ना जो यहाँ लिखा है, लिमिटिंग, इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, जीरो को टेंड हो जाए, तो इसी को तो हम dx बाई dt लिखते हैं। यानी जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा डियर स्टूडेंट्स, तो फिर उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। तो यहाँ dt मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इसलिए टाइम इंटरवल बड़ा कर दोगे तो एवरेज स्पीड बन जाएगी, और टाइम इंटरवल को अगर छोटा कर दोगे तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसी आधार पे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब एरिया की हम बात करते हैं, तब एरिया का भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले मैं चाहूँगा कि आप ना ये पॉज करके वीडियो ये कॉपी डाउन कर लें, पॉज करके आप ये कॉपी डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स वही मैं अब आपको एरिया का थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि ये भी मैंने आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाया हुआ है, पर मैं आपको दोबारा से याद दिला रहा हूँ कि अगर मान लो वीटी ग्राफ है, ये दोनों वीटी ग्राफ्स है ना। अब वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, इसकी पहले हम चर्चा कर चुके हैं यहाँ पर कि जो वीटी ग्राफ है उसका एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आओ अब देखते हैं, ये दो वीटी ग्राफ मैंने लिए हैं यहाँ पे, और अगर मान लो वीटी ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, तब तो बहुत सिंपल है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉप कर दो, और ये जो एरिया है डियर स्टूडेंट्स यही इसके अंदर का एरिया हो जाएगा, जो कि हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका एरिया बोल देंगे ट्राइंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ हाइट क्या होगा, ये हाइट हो जाएगा और ये इसका बेस हो जाएगा। तो इस तरह से ये एरिया निकल जाएगा, और इसी एरिया से हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा इस एरिया से, ठीक है। अगर वो इस तरह से रहा, अगर वो ग्राफ ऐसा रहा वीटी ग्राफ, तो भी कोई टेंशन नहीं, डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, जहाँ से जहाँ तक की वो डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है वहाँ से वहाँ तक का एरिया निकाल दो, और फिर से ये एरिया हमको क्या दे देगा, ये एरिया फिर से डिस्प्लेसमेंट दे देगा। रेक्टेंगल के एरिया हमको पता है ना, तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ थे, तो यहाँ पे ये इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, ये इसका लेंथ हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमको फिर से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो बड़ी आसानी से हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर वो कुछ इस तरह से हो गया, वो ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, ऐसा करके, ठीक है, तो फिर इस केस में तो हमको इसके अंदर का एरिया निकालना है। तो मान लो हमने इस तरह से ये ड्रॉप किया और ये एरिया निकालना होगा। अब ये एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे, मुश्किल है ना, ये कोई तो ऐसा फिगर नहीं है जो जिसका हमको एरिया पता हो, ठीक है। ये तो बहुत इरेगुलर सा शेप है, अब इसका तो कोई ऐसा फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है जिसका हम एरिया निकाल पाएँ। तो फिर उसी के लिए इंटीग्रेशन का निर्माण हुआ, और फिर बताया गया कि भाई आपको इंटीग्रेशन में एरिया कैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में डियर स्टूडेंट्स अगर हमको एरिया निकालना है इस तरह से, तो मान लो हमको T1 से T2 के बीच का एरिया निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमको कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए, T1 से T2 तक। इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ वो हमको चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये वाला एरिया क्या हुआ, वही हमको पता लगाना है।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसके लिए न्यूटन ने हमें बताया कि अगर आपको इस तरह का कोई इरेगुलर शेप का एरिया निकालना है तो आप एक पतला सा कोई स्ट्रिप चूज़ करें, वहाँ पे एक स्ट्रिप ले लें, ठीक है। अब ये स्ट्रिप का शेप कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप का ये स्ट्रिप आपको नज़र आ रहा है। इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, dt, है ना, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। और इस स्ट्रिप की जो लंबाई है ना, इस तरह भी आप देख सकते हैं, इसकी जो लंबाई है ये क्या हो जाएगा, इसको v मान लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, उस स्ट्रिप का एरिया होगा v इंटू डी टी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। और हम मान सकते हैं कि ये जो एरिया है ये बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप से मिलके बना होगा, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप होंगे, सबके एरिया को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो ये टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। ये जो टोटल एरिया है ये हमको मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, जहाँ T1 से T2 तक। तो हम क्या करते हैं कि टोटल एरिया बिटवीन T1 एंड T2, है ना, वो एरिया क्या होगा। तो ये देखो v dt से हमको क्या मिला, v dt से हमको तो ये भी एरिया ही है, ये v इंटू डी टी तो एरिया ही है ना, तो ये भी हमको डिस्प्लेसमेंट ही दे रहा है, पर ये हमको स्मॉल एरिया है। ये स्ट्रिप का एरिया कैसा एरिया है, स्मॉल एरिया है, मतलब कि ये स्मॉल एरिया है, तो स्मॉल एरिया हमको क्या देगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैं बोल रहा हूँ dx, ठीक है। लेकिन अगर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो टोटल एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रेशन v dt। अब ये एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना चाहते हो, मान लो T1 से T2 तक, यहाँ dt लिखा हुआ है तो टाइम के लिमिट पुट करेंगे, T1 से T2 तक हमको एरिया निकालना है, तो लिमिट पुट कर दिया हमने। तो ये पूरा जो इंटीग्रेशन हमको दिख रहा है, इससे हमको क्या मिल रहा है, बेसिकली इससे हमको टोटल एरिया मिल रहा है, ठीक है। और टोटल एरिया हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट दे देगा, यानी डेल्टा x दे देगा। क्या दे देगा, डेल्टा x। तो यहाँ आपने देखा कि छोटा सा एरिया हमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, स्ट्रिप का एरिया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टोटल एरिया है वो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से जहाँ तक हम चाहें। जैसे यहाँ पे T1 से T2 तक हम चाह रहे थे, तो T1 से T2 तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरह से एरिया के थ्रू हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम सबसे पहले कैटेगरी पढ़ रहे हैं। पहली कैटेगरी है पोजीशन टाइम ग्राफ की। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, ये 5 बेसिक टाइप के पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ दिखाए गए हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पोजीशन टाइम ग्राफ की और भी वैरायटी पॉसिबल है, पर यहाँ पर कुछ बेसिक कैटेगरीज शो की गई हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कितने ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं, 5 ग्राफ आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये पाँचों ग्राफ की समरी यहाँ है। ये एक ही ग्राफ के अंदर पाँचों ग्राफ की समरी दिखाई दी गई है, ठीक है। तो एनीवेज अभी यहाँ पे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, उम्मीद है आप ये पढ़ पा रहे होंगे। तो यहाँ लिखा है कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, जो हम पहले ही देख चुके हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि tan थीटा होता है y एक्सिस वाली क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस वाली क्वांटिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विच विल गिव यू वेलोसिटी, ठीक है। अब ये वेलोसिटी एवरेज भी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि हम स्लोप बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं या बड़े टाइम इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला ग्राफ देखते हैं। पहले ग्राफ में उसने बोला है कि हम ये वाला ग्राफ देख रहे हैं डिस्टेंस, पहला ग्राफ, और इसमें हम देख रहे हैं पहला पॉइंट उसने क्या लिखा है कि थीटा जो है वो क्या है, 0, थीटा 0, क्योंकि वो पैरेलल लाइन है। वो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 होगा। थीटा 0 है तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि tan 0 0 होता है। अब देखो tan थीटा का मतलब ही तो स्लोप है ना, इसका मतलब ही तो क्या है, स्लोप है। तो tan थीटा 0 मतलब स्लोप 0, यानी ये वाले केस में, इस वाले केस में स्लोप क्या है, 0, ठीक है। स्लोप 0 मतलब कौन 0, स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0,
क्यों? क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो अगर स्लोप 0 तो मतलब वेलोसिटी 0 है, मतलब बॉडी इज़ इन रेस्ट। ठीक है, तो ये रेस्ट पे है बॉडी। अब देखते हैं दूसरा ग्राफ हमें क्या बता रहा है। अभी दूसरे केस में स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ स्लोप कांस्टेंट क्यों है? देखो, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है तो टैन थीटा कांस्टेंट है। टैन थीटा कांस्टेंट है मतलब कौन कांस्टेंट है? स्लोप कांस्टेंट। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लें, और पहले भी आपको मैं ये सिखा चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स। ये ग्राफ को आगे बढ़ा लो तो यहाँ पे क्या थीटा बदल रहा है? क्या वो थीटा, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, ये सारे थीटा क्या है? सेम है। तो थीटा में कोई बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है ये। तो थीटा में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो टैन थीटा में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा, जिसके वजह से स्लोप क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्लोप कांस्टेंट तो कौन कांस्टेंट? अगर स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वो कैसा मोशन कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, अभी जनरली क्या होता है कि ये जितने ग्राफ्स हम देख रहे हैं ये सारे वैसे पार्टिकल के लिए देख रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये सारे वैसे पार्टिकल्स के ग्राफ हैं जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ना ही मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना ही डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक है, ये अजम्पशन है वहाँ पे, अच्छी बात है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं थर्ड ग्राफ की तरफ। थर्ड ग्राफ में क्या हो रहा है ये देखेंगे। थर्ड ग्राफ, तो थर्ड ग्राफ में थीटा इज़ डिक्रीजिंग विथ टाइम। थीटा टाइम के साथ घट रहा है, स्लोप घट रहा है ना। ये सब मैं आपको पहले एक बार बता चुका हूँ बहुत पहले। तो डिस्टेंस अगर आप यहाँ पे इस तरह से देखें तो यहाँ पे दो टैंजेंट ड्रॉ कर ले। एक टैंजेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, और एक टैंजेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। तो ये इसका थीटा हो गया। तो देखो थीटा घट रहा है ना। थीटा क्या हो रहा है? घट रहा है, क्योंकि पहले थीटा ज़्यादा था और बाद में थीटा क्या हो गया? कम हो गया। तो धीरे धीरे थीटा क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, है ना। इवन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर तुम टैंजेंट ड्रॉ करो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करने से थीटा 0 हो जा रहा है। ठीक है, और ओरिजिन पे अगर थीटा ड्रॉ करोगे, मतलब टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये है, ये वाली, पर यहाँ पर थीटा क्या है? 0 है, यानी कि थीटा घट रहा है ना डियर स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है आपको? तो वही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे थीटा इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम। फिर क्या बोला है? मतलब टैन थीटा इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम। टैन थीटा इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम मतलब स्लोप इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम। तो स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा विच इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम। तो अगर वेलोसिटी घट रही है तो मतलब वो मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे एक बात आपको और बता दूँ कि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव भी है, मतलब स्लोप इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम। ये तो बात सही है कि स्लोप टाइम के साथ घट रहा है, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि थीटा एक्यूट है। थीटा एक्यूट है, तो यहाँ पर स्लोप यानी कि जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, और अगर हम ये चौथा वाला ग्राफ देखें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ थीटा इंक्रीजिंग विद टाइम, मतलब टैन थीटा इंक्रीजिंग विद टाइम, मतलब स्लोप इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम। तो यहाँ स्लोप बढ़ रहा है। देखो देखो, पहले इनिशियली मान लो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ टेंजेंट, या मैं थोड़ा सा आगे ड्रॉ करता हूँ, मान लो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पे, तो वैसा होगा। तो उसके लिए थीटा ये बना हुआ है यहाँ पे, और कुछ दूर बाद अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ऐसा ड्रॉ होगा। तो देखो थीटा तो बढ़ गया ना, क्योंकि अब थीटा ये है जो पहले से ज़्यादा है। ठीक है, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था डियर स्टूडेंट्स कि थीटा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इन्फाइनाइट हो जाएगा। आगे चल के स्लोप क्या हो जाएगा? इन्फाइनाइट हो जाएगा, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्फाइनाइट स्लोप कैसा होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिला, ऐसा आपको देखने को मिला, एक लाइन ऐसे देखने को मिली, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या है? इन्फिनिटी। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा 90 डिग्री है। तो थीटा 90 है तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा टैन थीटा। टैन थीटा यानी टैन 90 विच इज़ नथिंग बट इन्फाइनाइट। ठीक है, तो ये इन्फाइनाइट स्लोप है। ठीक है, तो वही हम देख रहे हैं कि ये ऊपर वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं
कि स्लोप बढ़ते 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 इन्फाइनाइट हो जाएगा एक टाइम के बाद, ऑलमोस्ट इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, स्लोप टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, वो चीज़ है। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा है कि tan थीटा यानी स्लोप इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम, स्लोप इंक्रीजिंग टाइम मतलब वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम, यानी ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये दोनों भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। पर यहाँ पे भी किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्लोप क्या है, स्लोप यानी v यहाँ पे क्या है, एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ भी थीटा एक्यूट है, तो यहाँ भी थीटा एक्यूट है और यहाँ भी थीटा एक्यूट है, तो इसलिए इन दोनों केस में v पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर v नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग है, और यहाँ पर v जो है वो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे v पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, यहाँ पे पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, ठीक है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। अब केस नंबर 5 पे आते हैं। केस नंबर 5 क्या बोल रहा है, यानी ये वाला केस अब हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, अब यहाँ देखो ग्राफ नीचे की तरफ है, यानी मैं अलग से भी ड्रॉ करके आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है। अब इसी को एक्सटेंड कर दिया और ये वाला एंगल यहाँ पे, ये एंगल थीटा दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, थीटा ऑब्ट्यूज है, तो यहाँ पे tan थीटा नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि थीटा इज़ ग्रेटर दैन 90, इसका मतलब tan थीटा नेगेटिव है। tan थीटा नेगेटिव है मतलब स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, स्लोप नेगेटिव हो गया। स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, पर वेलोसिटी नेगेटिव तो है पर वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट क्यों बोल रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कांस्टेंट इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस अगर हम ड्रॉ करें, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि अगर इस तरह का एक ग्राफ है, इस तरह का ऐसे ग्राफ है, ठीक है, और अगर हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया, ये एक लाइन ड्रॉ किया, ये एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये जितने भी एंगल्स हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। तो हम देख रहे हैं कि थीटा इज़ कांस्टेंट, तो थीटा अगर कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है और नेगेटिव है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि v विल बी कांस्टेंट एंड नेगेटिव। स्लोप कांस्टेंट एंड नेगेटिव है मतलब v विल बी कांस्टेंट एंड नेगेटिव, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। और आखिरी बात उसने लिखी है कि एरिया ऑफ दिस ग्राफ हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। एरिया इंटीग्रल के रूप में इसने लिखा है और उसने बताया कि इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो हम पहले ही देख चुके हैं कि कहाँ देखा है हमने, हाँ ये रहा, एरिया ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स यू नथिंग, ठीक है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, ठीक है। तो इसी बात पे फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले ग्राफ की ओर। ये है वीटी ग्राफ्स, ये सारे वीटी ग्राफ्स हैं डियर स्टूडेंट्स। और देखते हैं वीटी ग्राफ में क्या हो रहा है। तो वीटी ग्राफ के बारे में उसने बोला है कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, और ये हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि tan थीटा इस केस में v/t होता है, जो कि क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो पहला केस वो देख रहा है, पहले केस में हम ये पहला केस देख रहे हैं, ये वाला पहला केस देख रहे हैं। तो पहले केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, थीटा 0 है तो tan थीटा 0 है, तो tan थीटा 0 है मतलब कौन 0 है, स्लोप 0 है। स्लोप 0 है मतलब एक्सेलरेशन 0, स्लोप 0 का मतलब एक्सेलरेशन 0, क्योंकि इस बार स्लोप एक्सेलरेशन दे रहा है। एक्सेलरेशन 0 मतलब v क्या होगा, v कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद सेकंड ग्राफ देखते हैं, यानी अब ये वाला ग्राफ देख रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है मतलब tan थीटा कांस्टेंट है, tan थीटा कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है मतलब कौन कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी वो मोशन कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा, ठीक है। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। थर्ड ग्राफ पे आते हैं, यानी ये वाले ग्राफ पे अब हम आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, इसका मतलब है कि tan थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग विद टाइम, स्लोप इज डिक्रीजिंग विद टाइम मतलब एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। और उसने लिखा भी है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम बट इट इज़ नॉट रिटार्डेड, है ना। इसका क्या मतलब है मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, 3 नंबर ग्राफ अगर हम ध्यान से देखें तो 3 नंबर ग्राफ कुछ ऐसा है, इस तरह से ऐसा है डियर स्टूडेंट्स। किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट अगर ड्रॉ करें, मान लो इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो
यहाँ पे ये थीटा होगा हमारा और ये थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट यानी tan थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप यानी tan थीटा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कौन पॉजिटिव? इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसीलिए उसने यहाँ पे बोला है, इसीलिए उसने यहाँ बोला है कि इट इज़ नॉट रिटार्डेड, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं कि वो रिटार्डेड है, पर यहाँ पे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वो रिटार्डेड नहीं कहलाएगा, ठीक है। यानी डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, अगर हम इस ग्राफ को देखें, ये v है और ये t है, तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ तो रही है पर डिक्रीजिंग रेट से, वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, चलो आपके लिए लिख देता हूँ कि इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? अच्छा, वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही क्यों? क्योंकि आप देखिए ना डियर स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए ना, ये ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है ना, ग्राफ तो लगातार ऊपर ही जा रहा है, दिख रहा है आपको? ग्राफ लगातार ऊपर ही जा रहा है ना। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे v तो बढ़ रहा है ना बाबा, टाइम बीतने से v बढ़ता ही जा रहा है, ग्राफ ऊपर 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 ही जा रहा है। ग्राफ नीचे आ रहा है क्या? नो, ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है, ग्राफ ऊपर ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए v तो बढ़ रहा है, v तो बढ़ रहा है लेकिन एट ए डिक्रीजिंग रेट, मतलब इनिशियली वो ज़्यादा रेट से बढ़ रहा था, बाद में वो कम रेट से बढ़ने लगा, ठीक है। यानी कि मैं इस तरह से बताता हूँ आपको इसको, यानी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स कि इनिशियली इसकी स्पीड हो 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फिर उसकी स्पीड हो 150 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी स्पीड हो गई 170 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फिर उसकी स्पीड हो गई 180 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक एक सेकंड का मान लो इंटरवल ले लिया समझने के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले एक सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ी और अगले एक सेकंड में भी उसकी स्पीड बढ़ी, पर पहले एक सेकंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ी? 50 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, और अगले एक सेकंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ी? 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, और फिर अगले एक सेकंड में उसकी स्पीड फिर से बढ़ी, लेकिन इस बार 10 मीटर पर सेकंड से ही बढ़ी। यानी स्पीड बढ़ रहा है लेकिन एट ए डिक्रीजिंग रेट। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्पीड इज इंक्रीजिंग बट एट ए डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। अच्छा, मैं बार बार यहाँ वेलोसिटी को स्पीड को वेलोसिटी क्यों बोल दे रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअली मोशन जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी तो सेम ही हो जाती है ना, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी मैं स्पीड भी बोल देता हूँ, कभी कभी मैं वेलोसिटी भी बोल देता हूँ, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके जी, तो उम्मीद है कि ये ग्राफ का आपको ना पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर वाले ग्राफ में, यानी अभी इस ग्राफ को हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आओ देखते हैं कि इस ग्राफ में क्या हो रहा है। तो इसमें उसने बोला है कि हियर थीटा इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम, वो तो हमको पता ही है, स्लोप बढ़ रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है वहाँ पे टाइम के साथ। स्लोप बढ़ रहा है मतलब कौन बढ़ रहा है? मतलब एक्सेलरेशन इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम, एक्सेलरेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, ठीक है। तो ये तो बात हमको समझ में आ ही रही है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिस्टेंस 4 नंबर वाले ग्राफ में, तो 4 नंबर वाले ग्राफ में क्या हो रहा है? वो इस तरह का ग्राफ है, ऐसा इस तरह से। तो यहाँ पे इनिशियली थीटा कम था और बाद में थीटा बढ़ रहा है। तो देखो पहले थीटा कम था, बाद में थीटा बढ़ गया, तो यानी स्लोप बढ़ रहा है, यानी tan थीटा बढ़ रहा है, यानी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। और थीटा यहाँ भी एक्यूट है, एक्यूट है मतलब यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज़ अगेन पॉजिटिव, जिसके वजह से यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। यानी ये दोनों एक्सेलरेटेड मोशन है, रिटार्डेड नहीं है, दोनों एक्सेलरेटेड है। और यहाँ पर भी स्पीड बढ़ रही है, ये भी वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। तो यहाँ पे भी स्पीड बढ़ रही है बट एन इंक्रीजिंग रेट, यहाँ भी स्पीड बढ़ रही है बट एन इंक्रीजिंग रेट। वही मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पीड लिखो या वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट,
वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। स्लोप बढ़ता जा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, स्लोप घटता जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन घटता जा रहा है, एक्सेलरेशन घटता जा रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी घटती जा रही है। इनिशियली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा थी और बाद में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कम हो गई, है ना। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, है ना। और इसका भी एग्जांपल देके मैं आपको समझा दूँ। वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि भाई ये मान लो 100 मीटर पर सेकंड था, ठीक है, बाद में क्या हो गया 110 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया 190 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ ये हो गया 290 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये चलो इसको मैं हटा देता हूँ, इस वैल्यू को आप ही हटा दो, इतना ही देखो बस, ठीक है। तो देखो 1 सेकंड, ठीक है। तो पहले 1 सेकंड में स्पीड बढ़ रही है, कितने से बढ़ी 10 से बढ़ी, और अगले 1 सेकंड में स्पीड कितने से बढ़ गई 80 से बढ़ गई। तो देखो स्पीड इज इंक्रीजिंग बट एन इंक्रीजिंग रेट, स्पीड के बढ़ने का रेट बढ़ रहा है, जिस रेट से स्पीड बढ़ रहा है वो रेट बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। पहले एक्सेलरेशन कम था, इनिशियली एक्सेलरेशन कम था, बाद में एक्सेलरेशन बढ़ गया, बाद में और बढ़ गया, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है ना। द रेट विथ विच वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग दैट रेट इज इंक्रीजिंग ना, या। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्सेलरेशन पहले ज़्यादा था, फिर बाद में एक्सेलरेशन कम हुआ, फिर बाद में एक्सेलरेशन और कम हुआ। इस वाले केस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी भी कम होता जा रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और यहाँ भी वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रहा है पर इंक्रीजिंग रेट से। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब हम ये आखिरी ग्राफ की तरफ आ रहे हैं। ये वाला ग्राफ आप देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये थीटा ऑप्टिक्स वाला केस है, यानी थीटा ग्रेटर देन 90 तो tan थीटा नेगेटिव यानी स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव यानी कौन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव तो है पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव और नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एंड नेगेटिव, ठीक है। तो यही बात है। तो उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी वेलोसिटी घटती जा रही है एट अ कांस्टेंट रेट, यानी ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये बता रहा है कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट से यानी पहले मान लो 100 मीटर पर सेकंड था, फिर 90 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 60 हो गया, हर 1 सेकंड में 10 से कम हो रहा है। मतलब एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, कांस्टेंट रेट से घट रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और आखिरी में उसने क्या लिखा है, ये वाली लाइन अगर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन अगर आपको दिख रही होगी तो उसमें क्या बोला है उसने, इस ग्राफ का जो एरिया है वो होगा इंटीग्रेशन वी डी टी, जो हम पहले भी देख चुके हैं। वी टी ग्राफ का एरिया मैंने आपको यहाँ बताया था, डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, है ना, वी डी टी आता है। और ये देखिए आप, ये देखिए इंटीग्रेशन वी डी टी। बस ये कि मैंने यहाँ लिमिट्स पुट कर दिए थे, है ना, T1 से T2 तक। उसने लिमिट्स पुटअप नहीं किया यहाँ पे, उसने यहाँ पर लिमिट्स पुटअप नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं, लिमिट तो क्वेश्चन के हिसाब से हम तय करते हैं। तो इंटीग्रेशन वी डी टी गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट विच इज़ चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एटी ग्राफ की अगर हम बात करें तो उसने, अब देखो एटी ग्राफ का स्लोप तो हमें कुछ नहीं देता, जो हम पहले ही देख चुके हैं। हमने कहाँ देखा था, वो ये रहा, हमने देखा था कि एटी ग्राफ का स्लोप हमें कुछ नहीं देता, ठीक है। तो उसी बात को हम यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, की उसी बात को हम यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं कि एटी ग्राफ का स्लोप हमें कुछ नहीं देता, लेकिन एरिया तो देता है। उसका एरिया हमें क्या देता है, इंटीग्रेशन ए डी टी देता है, जो कि है चेंज इन वेलोसिटी, जो कि क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और ये भी इसी तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे कि यही दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लो ये ग्राफ है, ठीक है। अब ये स्ट्रिप का एरिया निकालो, इस स्ट्रिप का ये थिकनेस क्या होगा, डी टी होगा, और ये हमारा क्या होगा, ये ए होगा। तो स्ट्रिप का एरिया क्या हो गया, स्ट्रिप का एरिया हो गया ए डी टी। अब स्ट्रिप का एरिया हमको छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी देगा, क्योंकि एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है ना। तो स्ट्रिप का एरिया छोटा चेंज दिया,
अब तुम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो, तो इंटीग्रेशन के साथ ये क्या हो जाएगा, दिस कंप्लीट थिंग इज़ नथिंग बट द टोटल एरिया, और टोटल एरिया फिर हमें क्या दे रहा है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। ये मान लो v1 से v2 तक लिमिट दे दो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये v2 माइनस v1 यानी डेल्टा v हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। उसी चीज़ को उसने यहाँ बताया है, ठीक है, कि भैया अल्टीमेटली एरिया हमको इस AT ग्राफ का क्या दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है v2 माइनस v1, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। तो बस अब इसमें 2 ही केसेस उसने दिखाए हैं, तो पहले मैं सेकंड केस बताता हूँ फिर फर्स्ट केस बताऊँगा। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो देखो AT का स्लोप तो कुछ नहीं देता ना, तो यहाँ स्लोप के बेसिस पे हम कुछ एनालाइज नहीं कर पाएंगे, स्लोप के आधार पे हम कुछ एनालाइज नहीं कर पाएंगे। बस हम इतना देख रहे हैं कि अगर यहाँ A है और यहाँ T है, मान लो यहाँ लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखी हुई है, तो मतलब टाइम तो बीत रहा है, यानी ये टाइम तो बीत रहा है, पर क्या एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है क्या, नहीं, एक्सेलरेशन थ्रू आउट क्या रह रहा है, 10 रह रहा है, यानी A यहाँ थ्रू आउट कांस्टेंट है, अपनी वैल्यू उसकी क्या है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे कांस्टेंट और नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखाना होता तो कैसे दिखाता हूँ मैं, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो उसके लिए मैं क्या करता, ग्राफ इस तरह से बनाता, ठीक है, और इधर एक्सेलरेशन, इधर टाइम है, और मैं इधर लिख देता हूँ मान लो -10, कोई भी रैंडम वैल्यू दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम तो बीत रहा है लेकिन एक्सेलरेशन क्या रह रहा है, टाइम तो बीत रहा है लेकिन एक्सेलरेशन क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, ठीक है, पर यहाँ पे कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है और यहाँ पे कांस्टेंट एंड नेगेटिव है ना। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एक्सिस आपको लंबा करके दिखा देता हूँ, इस तरह से दिखा देता हूँ। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव, और ये जो ग्राफ वो एक्स एक्सिस के नीचे है, इसीलिए नेगेटिव है। तो उम्मीद है आपको फ़र्क समझ में आएगा दोनों में। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव और यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड नेगेटिव, ठीक है, ओके जी। तो वही उसने यहाँ लिखा है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि हियर A टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, टाइम तो बीत रहा है पर A क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वही चीज़ जो मैंने यहाँ समझाया है, ठीक है। और यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो हमने पढ़ा था वो ये ग्राफ बता रहे हैं। और अब देखते हैं इस ग्राफ में क्या हो रहा है। इस ग्राफ में तो A बढ़ता जा रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मतलब A इज़ इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है, कांस्टेंट रेट से वो एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है डियर। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, ग्राफ्स अभी फिनिश नहीं हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ्स अभी फिनिश नहीं हुए हैं, ग्राफ में और भी गहराई है ना, लेकिन ग्राफ के बारे में और बारीक बातें भी हम करेंगे, मतलब ग्राफ का एक फुल एंड फाइनल लेक्चर भी हम लेंगे। उसके लिए आप इंतज़ार करें डियर स्टूडेंट्स, जब तक कि मैं आपको कुछ वर्कशीट्स भी देता हूँ इस बीच, वो वर्कशीट आप सॉल्व करें। वो वर्कशीट्स में आपको डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, और उसके बाद आपको वर्कशीट में मैं देता हूँ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह निकालने के क्वेश्चंस देता हूँ, और आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस भी देता हूँ मैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो वर्कशीट्स के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछें, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं थोड़े बहुत ग्राफ के बारे में, जिसकी चर्चा हम मोस्ट प्रोबेबली करेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना बस करते हैं। आपने अगर ये कॉपी डाउन नहीं किया है तो आप ये कॉपी डाउन कर लें डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। तो पहले तो आप ना, हाँ, पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें, सारे 5 केसेस आपको कॉपी डाउन करने हैं। फिर आप डियर स्टूडेंट्स, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कॉपी करने के लिए, हाँ, पॉज करके आप ये कॉपी डाउन कर लें, ये VT ग्राफ है। और फिर डियर स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसमें तो कुछ नहीं, तो बस समझाने के लिए बताया था, फिर भी आप चाहें तो पॉज करके कॉपी कर लें। और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये भी आप पॉज करके कॉपी डाउन कर लें।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना बस करते हैं। ओवर एंड आउट।